हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की क्लास जो है वो यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 से रिलेटेड रहेगी और आज की क्लास में हम लगभग 70 डायरेक्ट पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, यानी कि वन लाइनर रहेंगे और सीधे क्वेश्चन होंगे ये। तो चलिए को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हम रीड करेंगे। सबसे पहला है स्वयं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका 29 को एग्जाम है तो प्लीज एक बार इस क्लास को जरूर देख कर जाइएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्वयं, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि स्वयं की फुल फॉर्म आपने बतानी है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म स्वयं की रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा में कुल कितने डीटीएच चैनल जो हैं वो 24 घंटे जो हैं शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, ठीक है। तो कितने डीटीएच चैनल हैं, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ मैं। 40 जो चैनल हैं, ठीक है, 40 डीटीएच चैनल हैं जो स्वयं प्रभा में। पहले इनकी संख्या जो भी थी वो 34 थी, अब जो है वो 40 हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की लगातार निगरानी करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। तो लगातार अगर निगरानी करनी है तो उनकी इवैल्यूएशन जो है वो फॉर्मेटिव रहेगी। तो रचनात्मक मूल्यांकन जिसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी अगर यहाँ पर कहा पूछा गया है लगातार निगरानी करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को अपनी पसंद के विषयों, अंतर विषय और अंत्य विषय को चुनने की स्वतंत्रता देना, ठीक है। यानी कि अपनी पसंद के जो भी सब्जेक्ट वो चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है सीबीसीएस, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट आता है ब्लूम के वर्गीकरण, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है उसके अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डोमेन का सबसे निचला स्तर जो है वो कौन सा है। तो सबसे निचला स्तर जो है वो ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान या फिर स्मरण करना, जो उसके बाद जो दूसरी बार जो ये इनके द्वारा दूसरी बार जो उसको रिफॉर्म करके बनाया गया था उसमें रिमेम्बरिंग था, ठीक है, पहले में ज्ञान था। नेक्स्ट आता है एंड्रोगॉजी से क्या तात्पर्य है। एंड्रोगॉजी जो है वो वयस्क शिक्षा या फिर प्रौढ़ शिक्षा को का विज्ञान और कला है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा और वयस्कों को सिखाने का विज्ञान और कला को कहा जाता है एंड्रेगॉजी, ठीक है, एंड्रेगॉजी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो छात्रों में स्वतंत्र और आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल जो है कि शिक्षण का प्रतिपादक कौन है, तो वो हार्वर्ड है, ठीक है। जो मेमोरी लेवल है उसकी जो प्रतिपादन किया है हार्वर्ड ने किया है। अब बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसके शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो मॉरिसन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विमर्श स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसमें शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, वो हंट है, ठीक है। हंट आपने याद रखना है। चलो यहाँ से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है शोध अभिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी तत्कालिक स्थानीय समस्या के समाधान के लिए किया जाने वाला शोध जो है वो क्या कहलाता है। तो तत्कालिक पूछा गया है, स्थानीय पूछा गया है, ठीक है। दोनों ही तरह की समस्याओं के लिए हम करते हैं एक्शन रिसर्च, ठीक है, क्रियात्मक शोध करते हैं, ठीक है, क्रियात्मक शोध करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक शोध जो है, एक्शन रिसर्च जो है, उसका चक्र या अनुक्रम जो है वो क्या होता है। तो उसका चक्र होता है योजना बनाना, उसके बाद उसके ऊपर कार्य करना, उसके बाद प्रेक्षण करना, उसके बाद चिंतन करना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और उसके बाद रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। तो ये इसका अनुक्रम या चक्र जो है वो रहता है। नेक्स्ट आता है किस शोध पद्धति में कारण और प्रभाव यानी कि काउज और इफेक्ट संबंधों को स्थापित करने के लिए चरों में हेरफेर किया जाता है।
उसको कहते हैं प्रयोगात्मक शोध, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसमें कारण और प्रभाव के संबंधों को स्थापित करने के लिए चरों में हेरफेर जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है परिकल्पना। हिपोथेसिस में का साधारण शब्दों में क्या अर्थ है? तो हाइपोथेसिस जो है उसका साधारण शब्दों में क्या अर्थ है? उसका अर्थ है किसी शोध समस्या का एक परीक्षण योग्य अस्थायी समाधान या अनुमान। ठीक है, किसी शोध समस्या का एक परीक्षण योग्य अस्थायी समाधान या अनुमान जो है वो परिकल्पना या हाइपोथेसिस जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप 1 त्रुटि या एरर जिसको कहा जाता है, अल्फा एरर भी कहा जाता है। शोध में कब होता है ये टाइप 1 एरर जो है वो कब होता है रिसर्च में? ये तब होता है जब एक सत्य शून्य परिकल्पना यानी कि नल है हिपोथेसिस जो है को गलती से खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं टाइप 2 त्रुटि यानी कि टाइप 2 एरर जो है रहता है बेटा एरर इसको कहा जाता है। बेटा एरर जो है वो जब एक असत्य शून्य परिकल्पना यानी कि नल हिपोथेसिस को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको टाइप 2 एरर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है गुणात्मक शोध यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य आता है मानवीय व्यवहार, अनुभवों और घटनाओं के पीछे के कारणों को गहराई से समझना। ठीक है, नेक्स्ट आता है शोध पत्रिकाओं में की विश्वसनीयता मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग जो है वो किया जाता है? तो शोध पत्रिकाओं की विश्वसनीयता को मापने के लिए इम्पैक्ट फैक्टर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, शब्दों या कार्यों को बिना क्रेडिट दिए अपने नाम से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो उसको साहित्यिक चोरी कहते हैं, प्लेगरिज्म उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शोध में प्रयुक्त होने वाली जो यादृच्छिक नमूनाकरण है, रैंडम सैंपलिंग है, उसकी श्रेणी में आता है तो वो संभाव्यता नमूनाकरण की श्रेणी में आता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। नेक्स्ट हमारी थर्ड यूनिट यहाँ से कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। तो संप्रेषण का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संचार प्रक्रिया में एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग जो है उसका क्या अर्थ होता है? तो एनकोडिंग जो है उसका अर्थ होता है विचारों या संदेशों को संकेतों, शब्दों या प्रतीकों में परिवर्तित करना। ठीक है, उसको कहते हैं एनकोडिंग। नेक्स्ट आता है जब किसी व्यक्ति स्वयं से बात करता है या चिंतन करता है तो उसे किस प्रकार का संचार कहा जाता है? तो वो अपने आप से बात जब करता है तो उसको अंतःव्यक्तिक संचार जो है वो कहा जाता है, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन उसको कहा जाता है। वो स्वयं से ही बात करता है या तो वो डायरी लिख के या फिर मन ही मन खुद से ही बात वो करता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है आपस में बात करते हैं या आमने सामने होने वाले विचारों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शारीरिक हाव भाव और शारीरिक भाषा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको काइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संचार में स्पर्श या छूने के माध्यम से होने वाला अशाब्दिक संवाद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको हैप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, हैप्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है संगठन में उच्चाधिकारियों के अधीनस्थों की और बहने वाले संचार को क्या कहा जाता है? तो उसको अधोमुखी संचार कहा जाता है, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन उसको कहा जाता है। एक ही स्तर के कर्मचारी या सहयोगियों के बीच होने वाले संचार को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं क्षैतिज या समांतर संचार। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन उसको कहते हैं। जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता है कि ये दर्शकों की संख्या बहुत बड़ी या विषम होती है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार में ये होता है कि तो उसमें दर्शकों की गिनती हम नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या हो सकती है और विषम संख्या जो है वो होती है। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो जनसंचार से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा, शोर यानी कि नॉइस सबसे अधिक किस चरण को प्रभावित करती है? तो ये करती है माध्यम या चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को छात्र द्वारा सुनने की समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फोर्थ यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है और फोर्थ यूनिट में हम क्वेश्चन जो देखेंगे वो है युक्ति युक्त तर्क यानी कि
लॉजिकल रीजनिंग थ्योरी एंड इंडियन लॉजिक। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दर्शन में ज्ञान के वैध यानी कि वैलिड स्रोत को क्या कहा जाता है? उसको प्रमाण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार प्रत्यक्ष क्या है? तो प्रत्यक्ष जो है वो इंद्रियों के माध्यम से होने से सीधे प्राप्त होने वाला ज्ञान है। अनुमान क्या है? अनुमान का शाब्दिक अर्थ है वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट आता है न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान में हेतु किसे कहा जाता है? तो हेतु कहा जाता है मध्य पद, कारण या लिंग को। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की न्याय दर्शन के अनुसार साध्य क्या होता है? साध्य जो है वो प्रमुख पद जिसे सिद्ध किया जाना है। ठीक है, सादृश्यता या समानता के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना करके ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वो उपमान कहलाता है। ठीक है, उपमान जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट आता है किसी व्यक्ति विश्वसनीय व्यक्ति के वचनों या कथनों को से प्राप्त होने वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है? उसको शब्द प्रमाणा कहते हैं। ठीक है, शब्द प्रमाणा उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बर्बल टैक्सोनॉमी उसको कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अर्थापत्ति का एक प्रसिद्ध उदाहरण मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि देवदत्त जो है वो रात को खाता है। परिस्थिति के आधार पर कल्पना करना। नेक्स्ट आता है तर्कशास्त्र में जब कोई निष्कर्ष अपने आधार वाक्यों के से अनिवार्य रूप निकालता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको निगमनात्मक तर्क जो है वो कहा जाता है। न्याय दर्शन में हेतुवावास जो है उसका क्या तात्पर्य है? तो हेतुवावास का तात्पर्य है तर्क या हेतु का दोष। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 5th यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है। तो 5th यूनिट का जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो वो आईसीटी यूनिट है, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है उसको। यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर की अस्थायी और प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है उसको कहा जाता है रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म रहती है। ठीक है, हमें क्या खा लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का वह भाग जो सभी गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है वह क्या कहलाता है? तो वो उसको कहते हैं एएलयू। ठीक है, गणितीय गणनाएं करने के लिए एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग जो है वो किया जाता है? तो वो एफटीपी का, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम होता है। एफटीपी आपने याद रखना है। कंप्यूटर नेटवर्क में यूआरएल का जो रूप है वो क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसके फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है ईमेल भेजते समय बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट आता है पहला सर्च इंजन। सर्च इंजन जो है वो कौन सा है? तो पहला सर्च इंजन जो है वो आर्ची है। ठीक है, ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो ब्लूटूथ जो है वो पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा कि ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो ये है पैन का उदाहरण, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पिछला ही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, नंबर भी सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि 47 क्वेश्चन दो बार यहाँ पर आ गया है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपने याद रखना है ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है भारत सरकार द्वारा विकसित उस क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जहां नागरिक अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं? तो उसको कहते हैं डिजी लॉकर। ठीक है, वह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है वो क्या कहलाता है? उसको स्पाईवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में वॉइस जो है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? वीआईओएस का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है लोग, विकास और पर्यावरण। तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट नेक्स्ट यूनिट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया और कब लागू हुआ?
तो ये 1997 में अपनाया गया और 2005 में ये लागू हुआ। नेक्स्ट आता है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी है, तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसको कहा जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 17। ठीक है, 17 लक्ष्य जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। 169 जो हैं वो विशिष्ट उद्देश्य हैं। नेक्स्ट आता है कि सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है, तो वो वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का संकल्प जो है वो लिया गया है। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी थी और इसकी अवधि क्या थी, तो इसकी जो संख्या थी वो 8 लक्ष्य थे। ठीक है, 2000 से 2015 तक इसकी अवधि थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट आता है सौर सेल, सोलर सेल होगा। ठीक है, सोलर सेल बनाने के लिए किस अर्धचालक सेमीकंडक्टर सामग्री के मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट आता है भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर NAPCC किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वायु प्रदूषक गैस के कारण हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव रुक जाता है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उच्च शिक्षा प्रणाली, हमारी यूनिट 7 है। ठीक है, वैसे तो यूनिट 10 है, लेकिन बीच में हमने मैथ वाली यूनिट को ऐड, DI और मैथ को ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो हायर एजुकेशन सिस्टम इस यूनिट का नाम है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को धन ग्रांट्स जो है उसका समन्वय प्रदान करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है, तो ग्रांट्स प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि UGC। ठीक है, नेक्स्ट आता है UGC की स्थापना औपचारिक रूप से किस वर्ष में की गई थी, तो औपचारिक रूप से जो UGC की स्थापना हुई थी ऑफिशियल, वो हुई थी 1956 में। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी बात जो चल पड़ी थी वो चल पड़ी थी 1953 में, लेकिन जो स्थापना हुई है वो 1956 में हुई है। नेक्स्ट आता है भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में ये स्थित है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो उसका नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था जो वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और बिहार में स्थित है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है। आता है हमारा क्वेश्चन कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर कौन होते हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है NIRF का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालय को रैंकिंग प्रदान करता है, तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है रैंकिंग प्रदान करने के लिए NIRF होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि NKC का गठन किस वर्ष और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ज्ञान आयोग का गठन आपने याद रखना है वर्ष 2005 में किया गया था और सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा पर गठित पहला आयोग कौन सा था, तो वो था राधा कृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1948 और 49 में ये आया था। नेक्स्ट आता है कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो रूसा योजना है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो उसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, या ठीक है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरी इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
तो बिल्कुल निश्चित होके पेपर दीजिए, ठीक है। पेपर नंबर 1 सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम रहता है। बाकी आपने क्लास को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आपने कर लेना है और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को ज़रूर शेयर कर दें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए सभी के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।